चैप्टर हमने पूरा कर लिया है और आज हम 10 एमसीक्यू करेंगे और 10 एमसीक्यू करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लांट का वो मूवमेंट जो कि अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो ग्रेविटी होती है, अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ यानी ग्रेविटी को जो रेस्ट करता है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? जियोट्रोपिज्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखो, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो से ही नाम पता चल रहा है कि ये वाटर को रेस्पॉन्स करेगा, जैसे कि रूट। या फिर कीमोट्रोपिज्म, केमिकल को रेस्पॉन्स करेगा, जैसे कि पॉलन ट्यूब का बनना, ठीक है। या फोटोट्रोपिज्म, फोटो यानी कि लाइट, जो कि रिस्पॉन्स करेगा लाइट को। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया है? जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स जो कि ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करता हो, उस मोमेंट को। ये ट्रॉपिक मोमेंट हमने बताया था कि 5 तरह का होता है, उसमें से एक ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन क्या है एब्सिसिक एसिड का? ऐसे एब्सिसिक एसिड एक प्लांट हार्मोन्स है जिसे हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। तो इस एब्सिसिक एसिड का क्या मेन फंक्शन है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल? नहीं। लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जिबरलिन काम करता है। प्रमोट द सेल डिवीजन? नहीं। ये ऑक्सीन और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इनहिबिट द ग्रोथ? हाँ, ये हो सकता है कि ये ग्रोथ को रोक देता हो। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट? नहीं। ये जो ग्रोथ है स्टेम का, रूट का, ये ऑक्सीन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन का काम होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, इनहिबिट द ग्रोथ। देखिए, एब्सिसिक एसिड एकमात्र ऐसा फाइटो हार्मोन्स है जो प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में कौन सा स्टिमुलस प्रोसेस करता है, कौन सा स्टिमुलस को ये रेस्पॉन्स करता है इन थिग्मोट्रोपिज्म? देखो, स्टिमुलस क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्टिमुलस वो चेंज है जिसको हम सेंस कर लेते हैं, ठीक है। या हम सेंस कर लें या प्लांट सेंस कर लें, उस चीज़ को बोलते हैं हम स्टिमुलस। तो यहाँ पे थिग्मो जो है टच को रिस्पॉन्स करता है। तो हमारा आंसर हो गया ए। ग्रेविटी को अभी हमने बताया जियोट्रोपिज्म, लाइट को फोटोट्रोपिज्म और केमिकल को कीमोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर हो गया, थिग्मोट्रोपिज्म का आंसर हो गया ऑप्शन ए, टच। जो टच को रिस्पॉन्स करता है, जैसे हमने देखा था जो बेल वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें से जो बेलें निकलती हैं वो किसी फिजिकल चीज़ को टच करके उस पर क्या कर लेती, स्पायरल कर लेती हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म का। तो आंसर हो गया हमारा ए, टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में कितने पेयर ऑफ नर्व होते हैं? तो आंसर है 31 पेयर। तो ऑप्शन हो गया बी, इसको हमको याद रखना है। फिफ्थ है, आयोडीन नेसेसरी है क्या बनाने के लिए? कौन से हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन जो है वो नेसेसरी है? तो देखो, एड्रेनलिन नहीं होगा, ये किडनी के अंदर होता है, इससे हमारी हार्ट भी तेज हो जाती है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीन, ये तो एक प्लांट हार्मोन्स है। थायरोक्सिन, हाँ ये हो सकता है। इंसुलिन, ये पेनक्रियाज हमारे पेट में होता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, थायरोक्सिन। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो थायराइड ग्लैंड में जो हमारे नेक पे होता है, नेक के पास होता है थायराइड ग्लैंड, वहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी की वजह से हमें थायराइड बीमारी हो जाता है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। और एक और बीमारी होता है गॉइटर, जिसे हम घेगा रोग भी कहते हैं, जहाँ से हमारा जो एक हमारे जो ये जो नेक होता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाता है, जिसे हम कहते हैं गॉइटर या घेंगा रोग। तो ये इस आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है। तो आयोडीन कौन सा हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है? तो आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन बॉडी का कौन कंट्रोल करता है? देखो, तो कौन सा कंट्रोल करता है? मेडुला इन फोर ब्रेन? नहीं, मेडुला फोर ब्रेन में होता ही नहीं है, ठीक है। मेडुला इन हिंड ब्रेन, ये हो सकता है। मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड मेडुला नहीं होता। मेडुला इन मिड ब्रेन में भी मेडुला नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो गया बी, हिंड, मेडुला इन हिंड ब्रेन। देखो, जो मेडुला होता है, हमने जो फोर ब्रेन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कुछ इस तरीके से,
हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है फोर ब्रेन होता है, यहाँ पे मिड ब्रेन होता है, और पीछे वाला पार्ट में ये सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला होता है। तो मेडुला जो होता है वो पीछे वाला हिस्सा में होता है, फोर ब्रेन मिड ब्रेन में नहीं होता है, हिंड ब्रेन में होता है। ये रहा फोर ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन। तो मेडुला जो है वो हिंड ब्रेन में होगा, तो यहाँ पे होगा मेडुला, मेडुला नीचे यहाँ पे होगा मेडुला, ये मिड ब्रेन, ये फोर ब्रेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेडुला इन हिंड ब्रेन। अच्छा, एक और है कि इनवॉल्यूंट्री एक्शन क्या होता है। देखो वो एक्शन दो तरह का होता है, एक वॉल्यूंट्री एक्शन होता है और एक इनवॉल्यूंट्री एक्शन होता है। वॉल्यूंट्री एक्शन उसे कहते हैं जो हमारे इच्छा की वजह से होता है, कि हम हाथ हिलाएं, हम गर्दन को हिला रहे हैं, हम तो ये हम बोल रहे हैं, दे आर ऑल कॉल्ड वॉल्यूंट्री एक्शन, क्योंकि ये हमारे इच्छा से हो रहा है। इनवॉल्यूंट्री एक्शन उसे कहते हैं जो हमारे इच्छा से नहीं होता है, जैसे पलक का झपकना, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ये हमारे इच्छा में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं चाहते बट वो फिर भी होता है, तो इसे कहते हैं हम इनवॉल्यूंट्री। हार्ट बीट इनवॉल्यूंट्री एक्शन है, सांस लेना इनवॉल्यूंट्री एक्शन है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड रेगुलेटेड द लाइफ प्रोसेस। कौन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंट्रोल करता है और लाइफ प्रोसेस को रेगुलेट करता है। देखो, रिप्रोडक्शन ये भी लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, एंडोक्राइन सिस्टम लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, रेस्पिरेशन और नर्वस सिस्टम दोनों लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, सांस लेना भी, नर्वस सिस्टम भी लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये भी लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। लेकिन इन सभी जरूरी में कंट्रोल कौन करता है हमारे लाइफ प्रोसेस को। तो देखो, रिप्रोडक्शन कंट्रोल नहीं होता ये, ठीक है ना, इसको हम कंट्रोल के अंदर नहीं गिनेंगे, ये तो लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेशन ये भी कंट्रोल नहीं करता है, ये लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। लेकिन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए भी जरूरी है और हमें कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से जो भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, और नर्वस सिस्टम उस जो भी इंफॉर्मेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के साथ जो जाता है कि हमें हार्मोन्स कब से रिलीज करना है, कब रिलीज नहीं करना है, या हार्मोन्स की मात्रा कब बढ़ानी है कम करनी है, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। आठवां क्वेश्चन है, डॉक्टर एडवाइस देता है इंसुलिन का इंजेक्शन के लिए किसी पेशेंट को, तो उसको क्या है, उसको कौन सी बीमारी है। ब्लड प्रेशर हाई है, नहीं। हार्ट बीट तेज हो जा रहा है, नहीं। ये दोनों के दोनों एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, या फिर जो ब्लड प्रेशर हाई होने का एक और रीज़न होता है कि आर्टरीज की जो 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 मोटाई है, इसके रेडियस है वो कम हो जाने की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाना, हाँ, इंसुलिन जो है फंक्शन करता है, ब्लड शुगर लेवल अगर हाई हो जाता है तो उसमें हम इंसुलिन देते हैं ताकि हमारे ब्लड के अंदर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। थायरोक्सिन लेवल इन ब्लड शुगर लेवल, नहीं। ये थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन लेवल थायराइड ये किसी और चीज़ के लिए यूज होता है, इसमें हम सोडियम की गोली या आयोडीन देते हैं खाने के लिए। तो इंसुलिन कब देते हैं हम, ऑप्शन हो गया सी, कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है कि जब प्यूबर्टी एज आता है, जब हम एडल्ट हो रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, तो उस समय जो हमारे मेल में या फीमेल में जो जो ड्रास्टिक चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है। तो पहला है एस्ट्रोजन इन टेस्टिस, नहीं, टेस्टिस में एस्ट्रोजन नहीं होते, एस्ट्रोजन जो है वो ओवेरी में बनता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एस्ट्रोजन फ्रॉम एडर्नल ग्लैंड, नहीं, एस्ट्रोजन जो अभी बताया कि वो कहाँ से निकलता है, वो ओवेरी में बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स फ्रॉम टेस्टी, हाँ, टेस्टोस्टेरोन टेस्टी से निकलता है। एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी, तो हाँ, ये आंसर सही है, ठीक है। डी, टेस्टोस्टेरोन इन थायराइड ग्लैंड, नहीं, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे न्यूरॉन में या नर्व सेल में कैसे 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 ट्रैवल करता है। तो हमने एक स्ट्रक्चर हमको याद होगा कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये सेल बॉडी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे होता है एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर होता है माइलिन शीथ, और यहाँ लास्ट में होता है नर्व एंड। तो यहाँ पे होता है डेंड्राइट्स, तो सबसे पहले डेंड्राइट्स में जाता है वो जो भी है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर
एक्सॉन, फिर लास्ट में एक्सॉन एंड। तो हमारा देखो ऑप्शन पहला डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद एक्सॉन एंड। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेके इन सभी क्वेश्चंस को करना है, खुद से प्रैक्टिस करना। जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना। कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, इसका आंसर आपको नहीं आता हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन, चैप्टर 8। थैंक यू।